लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था। आप देखिए, अब सभापति वहां पर पहुंच चुके हैं दोनों हाउसेस की। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये सत्र बेहद ज्यादा अहम है। 12 अगस्त तक बजट सत्र चलने वाला है। एक तरफ ओम बिरला आपको लोकसभा में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति इस वक्त राज्यसभा में मौजूद। और बस कुछ मिनटों के बाद जो कार्यवाही है वो विधिवत रूप से शुरू होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अहम इसलिए भी है क्योंकि वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण रखने वाली हैं। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने बाकायदा जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि गरिमापूर्ण बजट ये होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है इसमें। कल देश का आम बजट आने वाला है, उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली हैं। और आज आपको बताते चले कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब मीडिया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार की गारंटी को ज़मीन पर उतारना है। उन्होंने ये भी कहा कि संसद के गरिमापूर्ण मंच का उपयोग करें। सभी सियासी दलों से उन्होंने ये अपील की है। और अभी कार्यवाही यहाँ पर शुरू होते हुए ये शत्रुघ्न सिन्हा को आप देख सकते हैं और संभवतः वो अभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि देखिए आसनसोल से चुन करके आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये कार्यवाही की सीधी तस्वीरें। जो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इशारा कर रहा था। हेलो सर, नमस्कार, थैंक यू सर। तो शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के सांसद चुन करके आए हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि जब 18वीं लोकसभा की शुरुआत हुई थी तब तमाम सांसदों को शपथ दिलाई गई थी, लेकिन जो सांसद शेष रह गए, जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में जो प्रक्रिया होती है और जो परंपरा होती है उससे पहले शपथ दिलाई जाती है। तो सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने शपथ ग्रहण की और उसके बाद अब जो कार्यवाही है वो यहाँ पर शुरू होते हुए दोनों हाउसेस की तस्वीरें, एक तरफ लोकसभा सत्र का आगाज, दूसरी तरफ राज्यसभा सत्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संसद का ये बजट सत्र और बेहद अहम, और सबकी निगाहें कल दिन पर होगी जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। और इससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण। वरिष्ठ वियतनामी राजनीतिज्ञ थे और वियतनाम में उनका व्यापक सम्मान किया जाता था। इससे पहले उन्होंने वियतनाम के समाजवादी तो कार्यवाही की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। और इसी बीच निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निकल चुकी हैं अपने आवास से, अपने कार्यालय से, और अब वो पहुंचेंगी पार्लियामेंट में अब से थोड़ी देर के बाद। और बजट सत्र में क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और एक रिकॉर्ड आप देखेंगे उनके नाम पर भी होगा जब वो कल देश का बजट पेश करेंगे। लेकिन आज का दिन भी बहुत ज़्यादा अहम है और एक परंपरा है। आप देखते हैं कि बजट के पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। और ज़रा आर्थिक सर्वेक्षण की हम बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण दरअसल ये बताता है कि आने वाले वक्त में और जो सरकार का कार्यकाल रहा उसमें क्या कुछ उपलब्धियां रही, हर लिहाज से किस तरीके से आगे बढ़ा गया, भावी चुनौतियों पर और जो मौजूदा स्थिति है उसका जिक्र होता है। और ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर पेश किया जाता है उसमें किन बातों का जिक्र है। ये दरअसल आने वाले साल के लिए जो बजट प्राथमिकता होती है उसकी भी जानकारी होती है। डेवलपमेंट रिव्यू के साथ सेक्टर्स को भी हाईलाइट किया जाता है जिन पर जोर देने की आवश्यकता है। इसके अलावा तमाम बातों का उसमें जिक्र रहता है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और ऐसे में सबकी निगाहें होंगी जब वित्त मंत्री बजट से ठीक पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर प्रस्तुत करने वाली हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे कार्यवाही की तस्वीरें। इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो वो कई बड़ी बातों का जिक्र करते हैं। और अगर हम बात करें तो ये मोदी 3.0 का ये
पहला बजट होने वाला है, तो ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई होंगी कि आखिरकार इसमें किन सेक्टर को कितनी राहत मिलती है। खासतौर पर अगर फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें तो उस लिहाज से सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है इसको कम करने के लिए, पीएम मोदी की तरफ से क्या बड़ी बातें की गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि जब पीएम यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि एक बहुत प्रोडक्टिव चर्चा होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को भरोसा भी दिया कि ये जो बजट है उसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास होगा, ये सर्वसमावेशी होगा। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो सावन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है। 60 साल बाद किसी सरकार का ये तीसरा टर्म, आज का बजट 5 साल के कार्य की दिशा तय करेगा, ये भी उन्होंने कहा है। हमें देश के लिए लड़ना है, ये प्रधानमंत्री कहते हुए इस दौरान नजर आए। मीडिया से जब वो मुखातिब हुए, ये कहते हैं वो कि देश के लिए एक और नेक बनकर जूझेंगे, ये भी उन्होंने कहा। आने वाले 4 साल दल से उठकर देश के लिए लड़े। विपक्ष से उन्होंने अपील भी की है, सकारात्मक चर्चा की। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि संख्या बल के लिहाज से विपक्ष मजबूत है तो इसका वो सार्थक इस्तेमाल करे, वो आम जनमानस से जुड़े हुए मसले को उठाए। हम आपको 2 बड़ी जानकारी बता देते हैं। एक तो ये कि लोकसभा में 12 बजे का वक्त होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 2 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार क्या खास होता है, क्योंकि एक तरीके से एक रोड मैप की तरह आप इसे देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जब आएगा देश के सामने और उससे ठीक पहले जो कार्यवाही की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री लोकसभा में क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा। सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को, जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज़ को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, जिसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला। ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है। उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूं, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है। माननीय सदस्यगण भी प्रश्न संक्षिप्त में पूछे, माननीय मंत्री जी भी संक्षिप्त में जवाब दें, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं। ये मेरा आग्रह है। श्री गोविंद कारजोल, सभी मान्य सदस्यों को जो प्रथम बार आए उनको पर्याप्त मौका देंगे। मैंने कनी मोदी जी को बता दिया, वरिष्ठ सदस्य को भी आग्रह किया है कि पहले प्रथम बार चुनकर आए उनको प्रश्नकाल में प्राथमिकता देने का मेरा आग्रह है, जिसको सदन मानेगा। आपको गोविंद अभी गोविंद ऑनरेबल स्पीकर सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या जो 1 है वह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है।
highest standards of sanctity, propriety and protocol of parliamentary traditions that will be motivational for legislatures in the largest democracy and outside as well. World is looking up to us. Let us live up to that expectation. Honorable members, I have every hope that the proceedings of the House will be marked by enriching and informed debates, optimally utilizing the time for national benefit. Let us uphold the principles of dialogue, discussion, deliberation, and debate, fostering an environment conducive to robust parliamentary discourse and set an example before the nation. Honorable members, I seek to draw your attention to another important and concerning aspect. Many a time, members' communications to the chairman find way in public domain and sometimes even before the same reach the addressee. This inappropriate practice of garnering public attention is at best avoided. Honorable members, there is nothing beyond Bharat which we cannot achieve. Let us dedicate to ever keep nation first, relegating partisan interests. No better place than this temple of democracy to begin. Let us all commit to act in togetherness for welfare of our people. Announcement regarding resignation of a member. I have to inform members that I had received a letter dated the 4th of July 2024 from Dr. K. Keshav Rao. आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है। भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अभी आप देख रहे थे, प्रश्नकाल चल रहा था और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे थे तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहते हुए कि भारत की गौरव यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।